उनको लगता था कि इस बार तो कोई लड़ाई है ही नहीं, जीत हार छोड़िए, हम तो 175 सीट जीत सकते हैं। तो मेरा अंतिम उनको यही था कि भाई अगर आप जीत ही रहे हैं और आपको लगता है कि आप 175 जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा है, जाके चुनाव लड़। अच्छा, ये बता दीजिए जगनमोहन रेड्डी ने क्या गलती किया ताकि उतनी बड़े मेजॉरिटी से आप बता रहे कि हार की ओर बढ़ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, गलती कोई एक नहीं करी है। जैसा आपने ठीक कहा कि इतनी बड़ी हार के, इतनी बड़ी जीत के बाद अगर आप 4 साल या 5 साल में हार के कगार पर खड़े हैं तो यू मस्ट हैव डन सीरीज ऑफ ब्लंडर्स। जो सबसे बड़ी बात जो जगनमोहन रेड्डी ने गलती करी है कि ही हैज़ स्टार्टेड ट्रीटिंग हिमसेल्फ लाइक ए प्रोवाइडर। ही इज अ सेल्फ अपॉइंटेड प्रोवाइडर ऑफ आंध्रा पीपल। डेमोक्रेसी में people elect leaders, they don't elect their kings, they don't elect their providers. Some leaders, it's not only true for Jagan Mohan Reddy. कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि अब मैं बन गया यहाँ। आपका कहना यह है कि जगन मोहन रेड्डी को सत्ता का चस्का लग गया और अहंकारी हो गई? नहीं, अहंकार तो बात की बात है। ये समझना कि मैं राज्य के मुखिया के तौर पे मुझे मालूम है कि जनता को क्या चाहिए। जगन मोहन रेड्डी ने यह तय कर लिया कि उनकी समझ से आंध्र की जनता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डीबीटी चाहिए, सिर्फ कैश ट्रांसफर चाहिए। मैं कैश ट्रांसफर करता रहूँगा, सड़क बने ना बने, रोजगार मिले ना मिले, लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, खराब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, आंध्रा देश का ऐसा राज्य बन जाए जिसकी कोई राजधानी नहीं है, लोग मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री कभी पब्लिक में दिखते नहीं। इन बातों से मतलब नहीं भाई, मैं यहाँ राजा के कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। नहीं कि वेलफेयर बहुत, मैं आप आ रहा हूँ उस पर, अहम चीज है। नहीं, वेलफेयर विदाउट इन एब्सेंस ऑफ एस्पिरेशन हैज गॉट नो मीनिंग। यही तो फर्क है लीडर में और प्रोवाइडर में। पुराने जमाने में जो लोग राजा होते थे वो भी तो अपने समाज का भला करते थे। उसमें और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर में फर्क क्या है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर का काम यह है कि जिसको वेलफेयर की जरूरत है उसको वेलफेयर दिया जाए, जिसको पढ़ाई की जरूरत है उसको पढ़ाई दिया जाए, जिसको जॉब की जरूरत है उसको जॉब देने का प्रयास किया जाए। समाज के एस्पिरेशन और इमीडिएट नीड, सर्वाइवल और राइट, दोनों को बैलेंस करके चलना है। जगन मोहन रेड्डी ने बस वन वे स्ट्रीट बना लिया कि मैं पैसा हर महीने वेलफेयर के नाम पर लोगों को बांटता रहूँगा और लोग मुझे जीवन भर वोट देते रहेंगे, चाहे मुझे कर्ज लेके देना पड़े, चाहे मैं काम करूं न करूं, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो, जब तक भाई तुम्हें तुम्हारा 5,000 रुपये मिल रहा है मेरे से सवाल मत पूछो। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ए प्रोवाइडर, नॉट ऑफ ए लीडर, एंड दैट इज वाई जगन मोहन रेड्डी विल बी शॉक्ड ऑन 4th of June when the results will come, because he will learn it very hard way कि ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप मिस्त्री का काम करते थे गाँव में कहीं और आप काम करके 20,000 रुपये कमाते थे। अब वो काम बंद हो गया तो 20,000 का आपका नुकसान हो गया, बदले में सरकार आपको 6,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है किसी स्कीम के नाम पे। विल यू टेक इट? जो व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ पैसा कमा रहा था उसके साथ उसको कुछ वेलफेयर में मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने कहा कि कुछ लोग बात करते हैं कि वाईएसआरसीपी ने एजुकेशन में बड़ा काम किया है, इंग्लिश मीडियम की बात करी, भाई इंग्लिश मीडियम आपने मीडियम चेंज कर दिया, उससे स्कूल थोड़ी ना बदल गए, उससे अच्छे शिक्षक थोड़ी ना आ गए। आपने डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर वॉलंटियर्स की एक फौज खड़ी करी, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो पंचायती राज की व्यवस्था है, उसको आपने सिरे से खत्म कर दिया। ये वॉलंटियर वाला आइडिया आपका नहीं है? नहीं, हम भाई सरकार में आप फिर मैं वही कहूँगा, आपने चुनाव जीतने के बाद इंक्लूडिंग शपथ, मैं तो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आता हूँ, मैं तो आया ही नहीं हूँ, उनकी अपनी सोच है। जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का, सत्ता और संसाधन के विकेंद्रीकरण का एक संवैधानिक फ्रेमवर्क है पंचायत। पंचायत में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, उनके माध्यम से आप सत्ता और संसाधन का डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। आपने डिसेंट्रलाइजेशन का एक नया मॉडल खड़ा कर दिया, 2 लाख लोगों को वॉलंटियर के तौर पर, बेसिकली अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने सरकार में शामिल करा दिया। अब उन्हीं से आप सारा डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं पैसा या जो भी व्यवस्था है। जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जो लोग चुनकर आए थे, सरपंच हैं, विलेज हेड हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भूमिका क्या होगी? पूरा तंत्र, मुख्यमंत्री, वॉलंटियर, डीबीटी, दैट इज इट। तो आप उसका देख रहे हैं कि समाज का बड़ा वर्ग उससे बिल्कुल ना। और ये 3 कैपिटल वाला आइडिया आपका नहीं था क्या? भाई मैं कोई गवर्नेंस का आइडिया नहीं देता हूँ,
मैं जब चुनाव लड़ाता हूं तो जब लड़ाता था, अब तो मैंने काम ही छोड़ दिया वो, मैं इतना ही करता हूं कि जो आपका मुख्य एजेंडा है उसको तय करते हैं। तो 9 रत्नालू के जो 9 प्रॉमिस हैं वो हमारे डिजाइन किए हुए हैं कि ये 9 चीज़ तो आप जरूर कीजिए, लेकिन दैट 9 पॉइंट प्रोग्राम इज नॉट बी ऑल एंड ऑल है। ऐसा नहीं है कि ये 9 चीज़ कीजिए और बाकी सब चीज़ भूल जाइए। बाकी चीज़ तो सरकार में आप चुनकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आप बने हैं, शपथ आपने ली है, कैबिनेट आपका है, देश राज्य की पूरा संसाधन आपके पास है। तो ये आपको तय करना है कि ये 9 प्रोमिसेस के साथ साथ राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात है एक्सेस। पीपल्स, मतलब जो वाईएसआरसीपी के बड़े नेता हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, आप उनसे जाकर बात कीजिए। साल 200 साल तक तो वो नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री से। सामान्य जनता की बात ही तो छोड़ दीजिए। आंध्र की जनता ये आज भी ये समझती है कि आप हैं आइडियाज़ के पीछे, और कुछ तेलुगु मूवीज़ भी बने हैं आपको विलन बनाते हुए। नहीं देखो, विलेन बनाते हुए तो मैं आपको बताऊं, बहुत दिन पहले मैंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद की थी 2017 में चुनाव जीतने में। 2001 मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, जिस वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट दिस डोमेन। तो अमरिंदर सिंह चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री आवास छोड़कर जाकर वो एक बड़े फार्म हाउस में शहर के बाहर रहते थे। वहाँ पर संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, कोई एजिटेशन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जब नहीं मिले तो वो लोग धरने पर बैठे और बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति भी हम लोग को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको हम लोग 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो विपक्ष के एक नेता ने टिप्पणी करी, एक ट्वीट किया कि भाई जो आदमी इन संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जो आदमी प्रशांत किशोर को पकड़ के वापस पंजाब में लाएगा उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। क्योंकि चुनाव से पहले यही आदमी था जो कि कह रहा था हर घर कैप्टन, कॉफ़ी विद कैप्टन, और जब आज चुनाव हो गया, सरकार बन गई तो कहीं नहीं कैप्टन। तो उस नज़रिए से आप मुझे दोष दे सकते हैं कि मैंने उनके चुनाव जीतने में उनकी मदद की है, लेकिन वोट तो जनता ने ही दिया है ना। तो अगर मैं दोषी हूं तो वोट देने वाले भी दोषी हैं। आज वाले अब वो जो दोष है उसको जनता सुधार लेगी। इसीलिए तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, ताकि नेताओं को ये ध्यान रहे कि वादा खिलाफी करने का या अपने प्रोमिसेस को नहीं रखने का या टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड हैज़ ए प्राइस टू पे, एंड जगन विल पे ए वेरी हैवी प्राइस। आपका कहने का मतलब है जगनमोहन रेड्डी को और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा फिर से सत्ता में आने के लिए। 5 साल करना पड़ेगा कि 10 साल ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इस बार वो चुनाव तो हार गए। लेकिन वाईसीपी नेताओं का कहना है कि आप तेलुगु देशम से जुड़े हुए हैं, तेलुगु देशम के लिए काम कर रहे हैं, तेलुगु देशम के पैसे भी ले रहे हैं, इसलिए तेलुगु देशम के लिए बात कर रहे हैं। वाईसीपी, मैं तो पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ। वाईसीपी के नेताओं की क्या विषाद है, मेरे पे टिप्पणी क्या करेंगे वो? भाई, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव जीतने के बाद 2 मई 2021 को राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर सामने आकर मैंने कहा कि मैं अब आईपैक जो हमारी व्यवस्था थी इस काम को मैं छोड़ रहा हूं और आईपैक को छोड़ रहा हूं, मैं अपना काम बिहार करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं 2 साल बिहार में पैदल चल रहा हूं, वो पब्लिक डोमेन में है। आईपैक का कोई भी कर्मचारी, कोई भी साथी, कोई भी ऑफिस ये बता दे अगर मैंने आईपैक के किसी ऑफिस में पैर भी रखा हो 1 मिनट के लिए भी। आईपैक आज भी काम कर रहा है वाईएसआरसीपी के साथ, मुझे उससे क्या लेना देना है भाई? आज आप और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, नहीं। तो चुनाव के समय में हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू से मेरा रिश्ता जो है वो तो मैंने पब्लिकली आपको बताया कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद हम लोग के कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने आपस में मीटिंग कराई और मैंने उस समय उनको कहा कि भाई आप, मतलब जो 2019 में हुआ, मेरा कोई व्यक्तिगत आपसे झगड़ा नहीं है, वाईएसआरसीपी के साथ काम कर रहे थे, वो प्रोफेशनली जो काम करना था वो किया। इन चुनाव में मैं उनकी भी मदद नहीं कर रहा हूं और आपकी भी मदद नहीं करूंगा। बाकी रह गई बात, नेता जब मिलेंगे, अगर जगनमोहन रेड्डी भी आज आकर मिलेंगे मेरे से, तो बात तो लोग चुनाव और राजनीति की ही करेंगे। राहुल गांधी भी मिलेंगे तो वो भी बात करेंगे, यही बात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी मिलेंगे तो वो भी चंद्रबाबू नायडू से जब बात करेंगे तो यही बात करेंगे, भाई चुनाव में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है। लेकिन आप हैदराबाद में तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, चंद्रबाबू नायडू चुनाव लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में। मुझे तो किसी ने आंध्र प्रदेश में नहीं देखा है, मैं तो आंध्र प्रदेश में नहीं गया हूँ। पिछली बार जब मैं वाईएसआरसीपी का
अभियान यहाँ कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था, तो पूरा आंध्र प्रदेश देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। वाईसीपी मिनिस्टर बोत्सा सत्यनारायण जो है वो कहते हैं कि जिसके पास भी आप पैसे लेते हैं उनके गुण गाते रहते हैं। अभी तेलुगु देशम के गुण गाने लगे आप। चलो ठीक है, तो फिर बोत्सा को ही कुछ पैसे मुझे भेज देने चाहिए, उनका ही गुण गाने लगेगा। अगर बोत्सा के पास इतने पैसे हैं तो मुझे ही कुछ भिजवा दें, मैं उनका ही गुण गा दूंगा। और ये भी कहते हैं कि आपके सारे सलाह वो नहीं माने हैं, इसलिए इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त है उनकी पार्टी। बोत्सा ने ऐसा कहा? बोत्सा की कोई पार्टी है क्या? बोत्सा की कोई पार्टी है क्या? वाईसीपी में है वो। हाँ, वो वाईसीपी में है। उनकी बिसात वाईसीपी में क्या है मेरे से बेहतर कौन जानता है। तो ठीक है, वो यहाँ के नेता हैं, अपना चुनाव लड़ें, देखें 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी सलाह किसने मानी और किसने नहीं मानी, और उसका खामियाजा क्या किसको बिता रहा। और मुझे कोई उससे मतलब भी नहीं है। मैं तो आपने सवाल पूछा उस नज़रिए से बता रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं कि वाईएसआरसीपी जीते कि टीडीपी जीते। वाईएसआरसीपी चुनाव हार, आप जैसे पूरे देश के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबने मुझे पैसे दिए हैं। और मैं तो आपके चैनल से बोत्सा को ये आग्रह करूंगा कि अगर अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है तो कुछ पैसा हमें भेजें, उनके ही बारे में कुछ अच्छा बोल देंगे। अब शर्मिला फैक्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं, और विजयम्मा जो वाईसीपी की पूर्वाध्यक्ष हैं वो समर्थन कर रही है शर्मिला की, आज ही स्टेटमेंट दी। देखिए, उनका फैक्टर कहाँ तक रहेगा इलेक्शन में? शर्मिला जी का यहाँ चुनाव लड़ना, अपने भाई के लिए जो बातें वो कह रही हैं, ये दिखाता है कि हाउ मेनी पीपल हैव फेल्ट लेट डाउन बाय जगन एंड हिज अप्रोच और हिज कंडक्ट इन लास्ट 5 years। यही शर्मिला रेड्डी हैं जो 2019 में जगन मोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के लिए रात दिन मेहनत करके उनके लिए प्रचार किया था। अब जिनके अपने माँ अपनी बहन उनके खिलाफ खड़े हैं, मैं और दूसरे लोग क्या उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। तो जिन सज्जन का आप नाम ले रहे थे, बोत्सा जैसे लोगों का, उनसे आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या जगन जी की जो माता जी हैं उनको भी किसी ने पैसा दे के खरीद लिया? जगन के आप मुझे ये बताइए कि जगन जी के माँ को भी किसी ने पैसा देके खरीद लिया जो उनके पक्ष में नहीं खड़ी हैं? इन बेवकूफ़ों की इसी सोच से तो आज इस दशा में पड़े हैं कि 151 से 51 पर आने वाले हैं। इनकी दशा 51 पे आ जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनकी दशा होगी पुनर्मुसिको भवः। जहाँ से 2019 में इनको शुरू किया था वहीं पे आ जाएंगे। अब श्राप दे रहे हैं जगन को? बिल्कुल आप नहीं, ये मेरा असेसमेंट है। ये इस तरह के बयान देने वाले लोग, अगर 2019 में हम लोग कभी आगे बढ़कर कुछ बोलते नहीं हैं। मैंने हमेशा सामने से कहा है भाई कि हम लोग चुनाव कोई नहीं जिताते, चुनाव तो पार्टी जीतती है, नेता जीतते हैं, उनका प्रयास जीतता है। लेकिन 2019 में जिसने मदद करके आपको वहाँ पहुँचाया या आपके पहुँचाने में मदद की, कंधा लगाया, आप उसको गाली दे रहे हो, तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है कि अगर 2019 में नहीं जीते होते, बोत्सा होते कहाँ पर, कहाँ खड़े होते? कौन है बोत्सा? ये आदमी तो न कांग्रेस में था न वाईएसआरसीपी में है, तो हर जिसके साथ रहा उसको धोखा दिया है। अब मेरे से क्यों उन पर टीका टिप्पणी करवा रहे हैं? अभी इन चुनावों में जहाँ से उनकी पत्नी अभी एमपी का चुनाव, उसके बाद डील कर रहे थे टीडीपी में जाने का। कोई आधार है आपके पास? भाई उनके पास क्या आधार है बोलने का? मेरे पास सबसे बड़ा आधार ये है कि 2019 में अगर इन लोगों की मदद नहीं की गई होती तो आज भी ये कहीं धूल फाक रहे होते। 5 बरस किसी की मदद से अगर कहीं पहुंच गए हैं तो एटलीस्ट बी ग्रेटफुल। गीता में एक बात कही गई है, देयर इज नो ग्रेटर सिन देन बीइंग अनग्रेटफुल। कृतज्ञता से बढ़कर कोई बड़ा अपराध है नहीं। और अगर आप कृतज्ञ, अगर आप अनग्रेटफुल हैं, नॉट ओनली टुवर्ड्स प्रशांत किशोर, टुवर्ड्स योर ओन फैमिली, टुवर्ड्स योर सिस्टर, टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर वोटर्स, टुवर्ड्स योर सपोर्टर्स, you will pay the price and you will see YSRCP is going to pay the price। आप दोनों मैनिफेस्टो देखे होंगे, वाईएसआरसीपी का और टीडीपी? नहीं देखा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो ना उनका देखा है ना मैंने इनका। मुझे वेलफेयर किस तरह का भूमिका निभाने वाले हैं चुनाव में? देखिए, वेलफेयर कंट्री लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, विशुद्ध वेलफेयर के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इट इज नॉट बीइंग डिफाइंड फर्स्ट टाइम बाई ए गवर्नमेंट इन आंध्रा।
every state leader, every state government does the what they think is welfare. मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, मुफ्त का अनाज सो कॉल्ड दे रहे हैं, वो भी तो वेलफेयर है। दुनिया के इतिहास में शायद बहुत बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि मोदी जी का विरोध नहीं होगा, इसका मतलब लोग मोदी जी के विरोध में वोट नहीं दे रहे हैं जिनको अनाज मिल रहा है। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? वेलफेयर आप कोई अपने घर का पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं। एज ए स्टेट